Hello students. Students, we have seen about the law of DMU. I told you about the statement of the law, and I also told you what exactly structure we have to follow when we are attempting for the law of DMU. It all begins with an introduction of almost like 4 to 5 points. Okay. After that, children, we will state out what is called as the statement of the law. अच्छा, statement जो आता है, okay, it always starts with other things remaining constant. The additional benefit which a person derives from the given increase in the stock of a thing diminishes with every stock that he already has. Then children will state out what are the assumptions of the law. Okay, assumptions के कुछ points हमने last lecture में discuss किए थे बच्चों लोग. Okay, so today's lecture, children, will see what table and diagram we are supposed to use for the law of DMU, and along with that we'll also talk about what are the exceptions to the law of diminishing marginal utility. Okay, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 चिल्ड्रन, आने वाले लेक्चर में मेरा चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, फिर हम लोग जाएंगे डिमांड वाले चैप्टर की तरफ. स्टार्टिंग के 3-4 चैप्टर से बच्चे लोग जो थोड़े टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन क्योंकि उनका मार्क्स का वेटेज ज़्यादा है, सो यू हैव टू स्टडी देम थॉरली. Okay, and whatever economics you are studying here, children, it's not meant only for your 12th standard, it's going to be for your entire life. Wherever you study economics, ये बच्चों लोग बेसिक्स रहेंगे, तो इग्नोर मत करना. अभी मैं नहीं देखूंगा, ओके, बाद में देख लेते हैं. स्टार्टिंग का थोड़ा सा वीडियो देख लेने का, बचा हुआ नहीं देखने का. ये आपके हैबिट्स हम लोग को पता है, बट हमारी तरफ से हम लोग आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं. अभी आप उसको कैसे यूटिलाइज करोगे, ये ऑब्वियसली आपके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा. एंड बाय नाउ यू पीपल आर स्टडिंग इन 12th स्टैंडर्ड, सो आपको अपनी जिम्मेदारी पता है. ओके, कभी ना कभी तो आपका बोर्ड एग्जाम होगा, फ्री में मार्क्स तो मिलने वाले हैं नहीं आपको. सो जब पढ़ना ही है तो व्हाई नॉट नाउ. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू चिल्ड्रन. एज यू कैन सी दैट जब हमने पढ़ा था रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, तो हमने एक टेबल देखा था जिसमें यूनिट्स होते हैं, टीयू होता है और एमयू होता है. जहां तक बच्चों लॉ ऑफ डीएमयू की बात आएगी, तो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, हमने टेबल जो बनाया इसको हम लोग स्केड्यूल करके बोलते हैं. इट्स ऑल्सो नोन एज अ टेबल, एंड दिस टेबल इज एक्चुअली एक्सप्लेनिंग व्हाट्स नोन एज द रिलेशनशिप बिटवीन यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी एंड द मार्जिनल यूटिलिटी दैट यू डिराइव फ्रॉम इट. ओके, सो कैन वी जस्ट सी द टेबल. यस, आपने फर्स्ट ऑरेंज या फिर फर्स्ट मैंगो कंज्यूम किया है. अच्छा, तो आपको कितना यूनिट्स का यूटिलिटी मिला? 10. सेकेंड वाला मैंगो बच्चों लोग 8, थर्ड वाला मैंगो 6, फोर्थ वाला मैंगो 4, देन फिफ्थ मैंगो 2, 6 मैंगो पे आके बच्चों लोग आपको यूटिलिटी बढ़ता नहीं क्योंकि ज़्यादा हो गया अभी. और सेवेंथ वाला जबरदस्ती अगर आप अंदर डाल दोगे मैंगो, तो आपको सेटिस्फैक्शन की जगह पे क्या मिलेगा? डिससेटिस्फैक्शन. दैट्स ऑल्सो नोन एज डिस यूटिलिटी. दैट स्टार्ट्स व्हेन यू हैव अ नेगेटिव साइन इन फ्रंट ऑफ यूटिलिटी. तो टेबल बच्चों लोग, सबसे पहले आप खुद को सवाल करना कि सर क्या बिना देखे मैं टेबल बना सकता हूं? हाँ, 1, 10 और फिर 2, 2 पे रिड्यूस करना है आपको उसको. क्लियर? अच्छा, बहुत सारे केसेस में जब आप टेबल देखते हो तो आपको बहुत आसानी से समझ में आता है, बट फाइनली व्हेन यू गो एंड स्टार्ट राइटिंग इन द एग्जाम, तो फिर फटाक से टेबल आपको क्लिक नहीं होता. तो अभी से आपको ध्यान रखना है टेबल्स के ऊपर. ओके, सो टेबल क्या बता रहा है आपको कि जिस तरीके से आप अपना कंजम्पशन बढ़ाओगे, वैसे उसमें से मिलने वाला मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता रहेगा? डिक्लाइन होगा, जीरो होगा और बाद में नेगेटिव होगा. So children, that's what you understand from the table. Now the same table, children, if you plot it on a graph, अगर आप ये टेबल इस ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो सवाल आता है कि लाइक एग्जैक्टली व्हाट विल गेट. सो ये देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस, चिल्ड्रन, वी आर मेजरिंग व्हाट्स नोन एज द मार्जिनल यूटिलिटी, सॉरी द यूनिट्स. वाई एक्सिस पे आप मार्जिनल यूटिलिटी मेजर करें. सो ये सब स्टार्ट कैसे होता है आप सीधा डायग्राम में देख लो. सो फर्स्ट यूनिट, ये देखो चिल्ड्रन, दिस इज द फर्स्ट यूनिट. तो फर्स्ट यूनिट पे आपको जो यूटिलिटी मिलता है ये यहाँ पे कितना? 10 यूनिट्स का यूटिलिटी मिला आपको. कितना? 10. जैसे आपने सेकेंड वाला मैंगो कंज्यूम किया तो आपका टोटल यूटिलिटी बच्चों मार्जिनल यूटिलिटी कितना हो गया? 8. कम हो गया. सो चलो फर्स्ट वाला ये जो साइन है यहाँ पे, ये 10 पे मैच करता है इसे. फर्स्ट यूनिट 10 यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी. सेकेंड यूनिट पे चलो आपको क्या मिलना है? देखो सेकेंड यूनिट एंड यू गेट अ यूटिलिटी ऑफ 8 यूनिट्स. थर्ड वाला मैंगो और आपका यूटिलिटी आता है बच्चों लोग 6. आप चाहो तो ज्वाइन भी कर सकते हो ऐसे लाइन्स. फोर्थ मैंगो आता है, यू गेट अ यूटिलिटी ऑफ 4 यूनिट्स.
5th mango you get a utility of 2 units. 6th mango children, ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट किया, इसका मतलब आपका मार्जिनल यूटिलिटी कितना हो गया 0. अगर आपको याद आ रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, याद है ना, दिस कॉल्ड एज अ पॉइंट ऑफ सैटिएटी और पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन. उसके आगे अगर आप कंजम्पशन करोगे तो आपको पता है फिर आप नेगेटिव क्वाड्रेंट में चले जाते हो, वो होता है -2. ये जो डार्क लाइन दिख रहा है वो चलो ये इंडिकेट करता है डिस यूटिलिटी. ओके, सो मार्जिनल यूटिलिटी में चलो डिक्लाइन होता है, 0 होता है और नेगेटिव होता है. दैट्स व्हाट यू एक्चुअली अंडरस्टैंड. सो लेट्स सी व्हाट दे हैव शोन इन द एक्सप्लेनेशन टू द डायग्राम. कभी भी आप ऐसे स्टार्ट करते हो चलो, इन द अबव डायग्राम यूनिट्स ऑफ कमोडिटी क्या लिखा है, यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स आर मेजर्ड ऑन एक्स एक्सिस and marginal utility is measured on y-axis. Okay, various points of mu are plotted on the graph as per the given schedule, and when we join all these points it's called as a locus. Then we derive what's called as a mu curve will be derived there children. Clear? अच्छा, अभी सवाल आता है कि लाइक mu curve है कैसे बच्चे लोग, तो आप लोग सर कैसे है, ऐसे ऊपर से नीचे जा रहा है. हाँ, सो mu curve slopes downwards. तो डायरेक्शन बताना है. डाउनवर्ड मतलब चलो इधर से इधर भी डाउनवर्ड होता है, इधर से इधर भी डाउनवर्ड होता है, तो आप इधर मेंशन करोगे दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ओके, और वो क्या बताता है हम लोग को चलो, दैट mu will go on diminishing with every successive increase in the consumption of a commodity. मतलब जब आप कमोडिटी का कंजम्पशन सक्सेसिवली बढ़ाते जाओगे तो उसमें से मिलने वाला मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता जाएगा, डिमिनिश होता जाएगा. अच्छा, वन मोर पॉइंट चिल्ड्रन, दैट व्हेन mu becomes 0, जब mu 0 होगा तो mu curve will intercept the x axis. और इसके भी आगे अगर आप फर्दर कंजम्पशन करोगे किसी कमोडिटी का, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन दैट एनी फर्दर कंजम्पशन एंड व्हाट विल हैपन, यू नो, दैट इट विल ब्रिंग दिस यूटिलिटी, या फिर इट्स नोन एज नेगेटिव यूटिलिटी. और ये नेगेटिव यूटिलिटी बच्चों कहाँ पे दिखाया जाता है, द शेडेड पोर्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर डायग्राम. ये वाला जो पोर्शन था ना ये, ओके, दिस इज कॉल्ड एज अ नेगेटिव यूटिलिटी. क्लियर? सो स्टार्टिंग में आता है बच्चों इंट्रोडक्शन, उसके बाद में आता है स्टेटमेंट ऑफ द लॉ, फिर आप दोगे अजम्पशंस, अजम्पशन के बाद में आपको बनाना एक टेबल, टेबल के बाद आता है टेबल का एक्सप्लेनेशन, फिर आप बनाओगे ग्राफ, ग्राफ के नीचे आता है ग्राफ का एक्सप्लेनेशन. इतना लॉ बच्चों लोग आपको हमेशा लिखना ही है. अच्छा, इफ दे आस्क यू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ DMU विथ इट्स अजम्पशंस, तो अभी तक हमने जितना पढ़ा वो लिखोगे आप. लेकिन बाय चांस इफ दे आस्क यू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ DMU विथ इट्स एक्सेप्शंस, तो बच्चों लोग फिर आपको और एक चीज ऐड करनी है इसमें. सो आवर नेक्स्ट पॉइंट फॉर डिस्कशन चिल्ड्रन इज एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. What are exceptions? Exception मतलब those situations children in which the law of DMU will not be applicable. मतलब सिर्फ एक एग्जाम्पल छोड़ के बाकी सब जगह पे जैसे आप कंजम्पशन बढ़ाओगे वैसे यूटिलिटी कम होते जाता है. ये कुछ ऐसे सिचुएशंस है जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी कम नहीं होगा, या तो कांस्टेंट होगा या फिर बढ़ भी सकता है, बट इट वोंट रिड्यूस. आप बोले सर कौन कौन से सिचुएशंस? ओके, but for that children we'll just go back and just observe what are the main points that we studied in assumptions. पहले कंज्यूमर कैसे होगा बच्चों लोग, रैशनल, मतलब मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन. कौन सा मेजरमेंट पॉसिबल होगा, कार्डिनल, मतलब नंबर्स में. फिर प्रोडक्ट्स कैसे रहेंगे, होमोजेनस, मतलब अलग अलग नहीं, यूनिफॉर्म. अच्छा, कंजम्पशन कैसे रहेगा, कंटिन्यूस, मतलब नो टाइम गैप. रीजनेबिलिटी मतलब ज़्यादा बड़ा भी नहीं ज़्यादा छोटा भी नहीं, ओके, रीजनेबल साइज. कॉन्स्टेंसी मतलब चलो आपका इनकम, आपका टेस्ट वगैरह चेंज नहीं होगा. अच्छा, कमोडिटी कैसे होना चाहिए, डिविजिबल, और एट अ टाइम आप क्या सेटिस्फाई करोगे, सिंगल वांट. अभी इधर देखो, ओके, पहला एक्सेप्शन है बच्चों लोग हॉबीज. जहां तक हॉबीज की बात है तो सवाल आता है कि लाइक सर हॉबीज होते कैसे. बहुत सारे हॉबीज है बच्चों लोग, जैसे कि आपको कॉइन्स कलेक्ट करने का हॉबी है, या फिर आप स्टैम्प्स कलेक्ट करना चाहते हो, या फिर आप कुछ रेयर पेंटिंग्स का कलेक्शन बनाते हो, म्यूजिक होता है बच्चों लोग, रीडिंग होता है. तो ये सब सिचुएशंस में आपको दिखेगा कि जैसे ही इसका स्टॉक बढ़ता है बच्चों लोग, तो आपका सेटिस्फेक्शन या फिर यूटिलिटी कम होने के बजाय बढ़ेगा. बच्चों आपके पास 50 अलग अलग टाइप के कॉइन्स है और आपको और एक टाइप का कॉइन मिला, तो आप बताओ विल यू गेट मोर सेटिस्फेक्शन और लेस? ऑब्वियसली चिल्ड्रन विल बी मोर हैप्पी. आपके पास कुछ 150 स्टैम्प्स का कलेक्शन है एकदम यूनिक, और आपको और एक 2 टाइप्स मिल गए, तो सेटिस्फेक्शन इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज. जबकि हमको बताया गया था कि जब स्टॉक इंक्रीज होता है तो आपका
मार्जिनल यूटिलिटी क्या होना चाहिए, डिक्रीज, ठीक है। अच्छा, सो हियर एवरी एडिशनल स्टॉक इज एक्चुअली गिविंग अस मोर प्लेजर। अब बोले सर लेकिन ऐसे होता क्यों है? देखो बच्चों लोग कि हियर योर यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग बिकॉज वी आर वायलेटिंग वन अजम्पशन। आपने कोई अजम्पशन तोड़ा रहेगा, इसकी वजह से लॉ यहां पे परफेक्ट नहीं हो रहा है। और हमने कौन सा अजम्पशन तोड़ा बच्चों लोग? होमोजेनिटी। हमको बताया गया था कि हर एक प्रोडक्ट का शेप, उसका कलर, उसका साइज, उसका टेस्ट, उसका पैकिंग, ड्यूरेबिलिटी, सब कुछ क्या होगा, सेम होगा। अभी आप अज्यूम करना बच्चों लोग कि आपके पास 10 स्टैम्प है सेम टू सेम, और वो 11वां जो स्टैम्प आता है वो भी वैसा ही है, तो आपका सेटिस्फैक्शन या फिर प्लेजर बढ़ेगा क्या कम होगा? कम होगा बच्चों लोग। आप बोले अरे ऑलरेडी है मेरे पास ऐसा। अच्छा, ऐसे भी तो हो सकता है बच्चों लोग कि आप बुक्स रीड करते हो, तो बुक्स रीड करते हो बच्चों लोग, आपने मतलब नया बुक, अलग बुक मिलेगा ना तो मजा आएगा, लेकिन वही बुक जब बार बार पढ़ना पड़ता है तो कितना बोरिंग होता है वो हमको ही पता है बच्चों लोग, उसको पढ़ाई बोलते हैं। सो यू नो हाउ बोरिंग इट इज समटाइम्स। तो आपने कौन सा कंडीशन तोड़ा? होमोजेनिटी। सब में याद रखोगे बच्चों लोग आप कौन कौन सा कंडीशन तोड़ रहे हो। ओके, देन चिल्ड्रन वी हैव द सेकेंड पॉइंट हियर इज कॉल्ड एज अ माइजर। माइजर यानी कौन बच्चों लोग? कंजूस। ओके, आपको पता है कंजूस लोग जो होते हैं ना, every additional rupee will give them more and more satisfaction. Who are miser children? These are the people who know how to earn money but they do not know how to spend money. मतलब सिर्फ जमा करते रहने का, तो उनको जितना पैसा मिलता है उनको कभी कम नहीं लगता। तो अभी आप बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे जैसे उनके पास पैसे का स्टॉक बढ़ते जा रहा है, तो ध्यान रखने का कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी भी क्या होते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। जबकि हमको बताया गया था कि स्टॉक बढ़ेगा तो यूटिलिटी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। हाँ, लेकिन यहाँ पे भी आपने कोई कंडीशन तोड़ा रहेगा ऑब्वियसली, क्योंकि एक जो माइजर होता है चिल्ड्रन, ही इज नॉट अ रैशनल कंज्यूमर। कौन सा कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा वो? रैशनैलिटी का। क्योंकि हम लोग जब कोई भी चीज अपने पास जमा करते तो हमारा मेन एम क्या होगा, दैट वी वांट टू हैव मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। लेकिन चिल्ड्रन अ माइजर, एक माइजर जो होता है उसका मेन एम सेटिस्फैक्शन नहीं होता बच्चे लोग, वो सिर्फ स्टॉक करता है चीजें अपने पास। ओके, देन द थर्ड पॉइंट चिल्ड्रन इज टॉकिंग अबाउट द एडिक्शंस। एडिक्शन मतलब बच्चे लोग जिन लोगों को भी कोई एडिक्शन होता है, जैसे कि वी हैव अ ड्रंकर्ड, बेवड़े लोग। अच्छा, वो लोग खुद को इंटॉक्सिकेट करते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको पता है पहले एक आदमी पैग लेता है, एक पैग और एक पैग लेता है, बाद में वो पैग आदमी को ही ले लेता है। तो आपने यहाँ पे नोटिस किया विथ एवरी इंक्रीज, हर एक पैग के साथ वो थोड़ा थोड़ा मतलब ऊपर एकदम कहाँ पे हेवन में पहुँचते रहता है ना। अभी आप बताओ बच्चे लोग कि उसका यूटिलिटी, मतलब उसको जो यूटिलिटी मिल रहा है वो कम हो रहा है क्या बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। सो MU विच इज रिसीव्ड बाय ड्रंकर्ड इज इंक्रीजिंग, जबकि हमको बताया गया था कि MU डिक्रीज होता है। बट वी ऑल नो दैट इट इज ओनली एन इल्यूजन, दिस नॉट अ रियलिटी, बिकॉज एडिक्शन की बात है बच्चों लोग यहाँ पे। अच्छा, तो यहाँ पे आपका यूटिलिटी बढ़ रहा है, तो इसका बात मतलब एक बात क्लियर है कि आपने कोई ना कोई कंडीशन तोड़ा रहेगा बच्चों लोग यहाँ पे। तो सवाल आता है कि सर कौन सा कंडीशन? रैशनैलिटी। वाई रैशनैलिटी? क्योंकि ड्रंकर्स चिल्ड्रन वी डोंट कंसिडर देम टू बी रैशनल पीपल। वो लोग नशा करने के लिए चीजों को कंज्यूम करते हैं, ना कि इट कुड बी देयर सेटिस्फैक्शन, बट वी नो दैट देयर बिहेवियर इज नॉट रैशनल। Then children we have the next point that's called a power. Okay, authority, power. This is an exception to the law. Why? जैसे जैसे एक आदमी के पास पावर बढ़ते जाता है बच्चों लोग, जैसे कि पहले कोई वर्कर था, बाद में ही became a supervisor. अच्छा, along with that he also became, suppose for example, children, here if you are referring to this growth in the authority that is taking place, पहले क्या बोला? वर्कर, then he became a supervisor, उसके बाद में suppose for example मैनेजर बन गया, अच्छा CEO बन गया। जैसे जैसे उसके पास ज्यादा पावर आ रहा है चलो, won't he be enjoying the power? Yes, children, he'll feel more and more utility from that power. So power children is an exception to the law, क्योंकि जब पावर बढ़ता है तो obviously utility increase होता है, and the lust, वो जो greed होता है ना पावर के लिए, वो भी बढ़ते जाएगा। He will have more desire for power as he has more of it. लेकिन आपको पता है पावर बच्चों लोग, ये भी ग्रीडी लोगों की बात आती तो इसमें भी रैशनैलिटी का पॉइंट नहीं आता है। ओके, एंड देन चिल्ड्रन वी टॉक अबाउट द लास्ट पॉइंट दैट्स कॉल्ड एज मनी।
पैसे के बारे में। कभी ऐसे हुआ था मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे को अभी नहीं चाहिए, मतलब लाइक चिल्ड्रन कुड हैव पीपल लाइक मुकेश अंबानी, उसके पास बहुत सारा पैसा है चलो, लेकिन अगर वो जा रहा है 100 रुपये का नोट नीचे गिरा हुआ रहेगा तो मतलब फॉर एग्जाम्पल नहीं उठाएगा, जनरली नहीं उठाना चाहिए, लेकिन क्या पता कोई नहीं देखता रहेगा तो उठा भी लेगा। ओके, सो हियर जैसे जैसे आपके पास पैसे का स्टॉक इंक्रीज होता जाएगा चिल्ड्रन, एज द स्टॉक ऑफ मनी इंक्रीजेस, व्हाट हैपेंस कि योर यूटिलिटी ऑफ मनी विल आल्सो कीप ऑन इंक्रीजिंग। लेकिन ये होता क्यों है पता है आपको? क्योंकि मनी चिल्ड्रन इज नॉट अ कमोडिटी, इट्स अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज विच इज यूज टू सेटिस्फाई सम अदर वांट। पैसा बच्चों लोग कोई कमोडिटी नहीं, पैसे को हम लोग यूज करते हैं ताकि हम लोग अपने बाकी की चीजों की जरूरत जो होती है उसको पूरा कर सके। सो हाँ, लेकिन कुछ ऐसे इकोनॉमिस्ट भी है जिनको लगता है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज एप्लीकेबल टू मनी ऑल्सो। ठीक है, जैसे आप सबको पता है कि 100 rupees if you give it to Mukesh Ambani, he might not have much utility from it, but if any poor person gets that 100 rupees, he finds more utility from it. So we say that marginal utility of money is more to the poor than to a rich person. So can we say जिसके पास ज़्यादा है उसको कम यूटिलिटी मिल रहा है, जिसके पास कम है उसको ज़्यादा यूटिलिटी मिलता है। यहाँ पे आपने कौन सा रूल तोड़ा बच्चों लोग? दैट मनी इज नॉट अ कमोडिटी। So children, here I just like to tell you that in the exam sometimes you get one question यहाँ पे अगर आपको पूछा जाएगा कि do you agree with the above statements, and then they ask you कि like there are no real exceptions to the law of DMU। exceptions का क्वेश्चन बच्चे लोग या तो अटैच्ड आएगा लॉ ऑफ DMU के साथ, या फिर समटाइम्स दे माइट आस्क यू अ सेपरेट क्वेश्चन कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ DMU। या फिर कभी डू यू एग्री विथ और नॉट, और सेंटेंस क्या रहेगा पता है? देयर आर नो रियल एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ DMU। तो आप क्या लिखोगे कि यस आई एग्री विद द अबव स्टेटमेंट, देयर आर एक्सेप्शंस। नो डाउट बच्चों लोग एक्सेप्शंस है, लेकिन वो एक्सेप्शंस रियल एक्सेप्शंस नहीं होते। रियल क्यों नहीं होते? क्योंकि आपने कोई अजम्पशन तोड़ा, इसीलिए वो एक्सेप्शन बन गया। बच्चों लोग हॉबीज एक्सेप्शन क्यों बना? क्योंकि आपने होमोजेनिटी का कंडीशन तोड़ दिया उसको। तो आपने कंडीशन तोड़ा है तो ये आपका गलती है। अगर आप वो कंडीशन को नहीं तोड़ते थे तो फिर लॉ तो एप्लीकेबल हो ही जाता था। तो आप ये एक्सेप्शंस को एक्सप्लेन करोगे और उसके साथ में आप बताओगे कि आपने कौन से एक्सेप्शन में कौन सा अजम्पशन का रूल तोड़ दिया है और उसकी वजह से लॉ वैलिडेट नहीं होता है। क्लियर? सो चिल्ड्रन, हियर मोस्ट ऑफ इट लाइक वी हैव कवर्ड अप। जहाँ पे आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आने के तरीके क्या है, सीधा बोलते हैं एक्सप्लेन द लॉ ऑफ DMU, तो आपको अजम्पशन तक पूरा लिखना है। कभी कभी बोलना एक्सप्लेन द लॉ ऑफ DMU विथ इट्स अजम्पशंस, तो भी अजम्पशन तक लिखना है। कभी कभी आएगा एक्सप्लेन द लॉ ऑफ DMU विथ इट्स एक्सेप्शंस, तो आप क्या करोगे? फिर अजम्पशन को एक एक लाइन में बताने का और एक्सेप्शंस को बच्चों डिटेल में जाओगे। या फिर यू माइट गेट अ सेपरेट क्वेश्चन, व्हाट दे माइट आस्क यू राइट ए शॉर्ट नोट ऑन assumptions to the law of DMU, या फिर एक अलग क्वेश्चन बच्चों लोग व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ DMU। तो फिर ये 5 पॉइंट का आंसर बना सकते हो आप लोग यहाँ पे। ओके, मतलब बच्चों लोग ये जो लॉज का क्वेश्चन होता है वो किसी ना किसी एंगल से आपको एग्जाम में मिल ही जाएगा, बाय वन वे और द अदर द क्वेश्चन विल कम। तो हमारे सिलेबस में बच्चों लोग कुछ 3 अलग अलग लॉ पढ़ते हैं हम लोग, लॉ ऑफ DMU, लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई, और तीनों के तीनों लॉज बच्चों लोग वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर exam point of view. Okay, so that's all for today children. We'll meet again in the next lecture जहाँ पे हम लोग एक चैप्टर वाइंड अप कर रहे हैं। Okay, so in the next lecture we'll be studying 2 answers। एक तो हम लोग limitations पढ़ेंगे लॉ ऑफ DMU का, we also study about the relationship between marginal utility and price, और फिर मैं आपको शायद कुछ एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा, and then we'll move on to the next chapter, that is chapter number 3। ठीक है, till then bye everyone, take care of yourself, be safe, see you in the next lecture।